नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस माइंड मैप की सीरीज में। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो। तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है वो करेंगे और इस चैप्टर का नाम क्या है। तो भाई इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी हाथ में ताकत है। तो आप क्या उसको लोकतंत्र बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि एक लोकतंत्र की पहचान ही यही होती है कि वहां पर सत्ता की साझेदारी होती है, वहां पर किसी एक के हाथ में जो ताकत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस माइंड मैप की सीरीज में। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो। तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है वो करेंगे और इस चैप्टर का नाम क्या है। तो भाई इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, सर ये कौन से विषय से चैप्टर है। तो आपका जो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट विषय जो है नागरिक शास्त्र, इसका जो है मैं चैप्टर लेके आया हूं। पहला ही चैप्टर है और इसको हम जो है कम से कम वक्त में पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो कि बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं, सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी। तो बेटा 2-3 दिन रुक जाओ, बस 2-3 दिन रुक जाओ। मैंने अपनी टीम से बोल रखा है इसका पीडीएफ जो आपको पीडब्ल्यू ऐप पर ही मिल जाएगा, मैं वादा करता हूं आपसे। और जितने लेक्चर हो गए हैं या फिर जो भी लेक्चर होने वाले हैं उन सबका पीडीएफ मैं वहीं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं सत्ता की साझेदारी, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। सत्ता की साझेदारी होती क्या है। देखो, साझेदारी का मतलब क्या होता है। साझेदारी का मतलब होता है बांटना। कि सर चीजें बांटने से तो कम होती है, नहीं, यहां पर सत्ता जो है वो बांटने से बढ़ती है। अच्छा, मैं सत्ता की साझेदारी की बात करूं, उसमें सत्ता जो शब्द है वो एक राजनीतिक शब्द है और इसका इस्तेमाल जो है देश के लिए होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई देश की ताकत जो है किसके हाथ में है, किसी तानाशाह के हाथ में है, किसी राजा के हाथ में है या आम लोगों के हाथ में है। तो आप फट से बोलोगे सर हमारे देश में तो लोकतंत्र है, क्या बात कर रहे हो आप। हमारे देश में जो ताकत है वो लोगों के हाथ में है। तो यही तो मतलब है सत्ता की साझेदारी का, कि ताकत जो है किसी एक इंसान के हाथ में नहीं हो सकती। अगर वो उस इंसान के हाथ में वो ताकत है, वो सत्ता है, तो वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और इसी को हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, जिसमें आप देखोगे जितने भी हमारे सामाजिक समूह है, समुदाय जो है, इनमें जो है ताकत का, है ना, सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है ना। अच्छा, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है वो दो उदाहरणों के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहाँ पे दो उदाहरण किसके हैं, तो एक बेल्जियम का है और एक श्रीलंका का है। अगर मैं बेल्जियम की बात करूं बेटा, तो बेल्जियम एक यूरोप में देश है। अच्छा, हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इन दो देशों का उदाहरण क्यों देख रहे हैं। तो यहां पर इन दो देशों से सत्ता की साझेदारी जो है, इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि भाई कितनी जरूरी होती है सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी ना हो तो क्या हो सकता है, और हो तो क्या क्या हो सकता है। समझ में आया। यहां पे हम बेल्जियम के उदाहरण से समझेंगे कि भाई अगर बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती। सत्ता की साझेदारी नहीं होती तो भाई वहां पर गृह युद्ध हो जाता। और श्रीलंका की हम बात करेंगे जिसमें सत्ता की साझेदारी ना कर किस तरीके से श्रीलंका में गृह युद्ध हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। सर बेल्जियम कहां पर है। बेल्जियम सर देखोगे आप तो यहां पर पड़ेगा, है ना। हमारा जो यूरोप है पूरा, देखो ये यूरोप है और ये देखो ये यहां पर पड़ेगा आपको, आपका बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम एक बहुत ही छोटा देश है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये जो देश है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा होगी। और आप देखोगे इसके जो पड़ोसी मुल्क है वो यहां पर आप देखोगे फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग जैसे जो है इसके आसपास के पड़ोसी मुल्क जो है आपको देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है सर। अच्छा, अगर हम यहां पर हम बात करें, अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो यहां की जो जाति बनावट जो है, सर ये बताओ जाति बनावट क्या होती है। तो देखो बेटा, जाति बनावट जो है वो किसी के भी आधार पर हो सकती है। वो भाषा के आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है, किसी के भी आधार पर जो है जाति बनावट हो सकती है। यहां पर जो जाति बनावट जो है वो भाषा के आधार पर है और बहुत ज्यादा जटिल है। सर जटिल क्यों है, अब देखो यहाँ पे है क्या सीन। यहाँ पे सीन ये है कि 59% जो लोग हैं जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो डच भाषा बोलते हैं। और वही मैं बात करूं 40% जो लोग हैं जो वालून नाम के इलाके में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अच्छा सर, बचा हुआ 1%, तो 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब तो दिक्कत कहां है ये बताओ। दिक्कत ये है बेटा कि इनकी जो राजधानी है वहां पर उल्टा केस है। इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो वहां पर 80% जो लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके पूरे देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं वो इनकी राजधानी में अल्पसंख्यक लोग हैं। समझ में आया। तो ये यहां पर इतनी जो है जटिल, यहां पर आप बोल सकते हो कि इनकी जाति बनावट है। क्लियर हुआ। चलिए, अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि बेटा जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं, यानी कि देखो अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो लोग बहुत कम है, जिनकी संख्या कम है। अब यहां पर अगर आप देखोगे पूरे बेल्जियम में तो यहां पर आपको कम कौन दिख रहा है, तो यहां पर जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं, यहां पर कम है, अल्पसंख्यक में। अब यहां पर यह देखा गया है कि जो फ्रेंच अल्पसंख्यक लोग हैं ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा समृद्ध हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं डच लोगों की, वो उतने समृद्ध या फिर उतना उनके पास धन एकत्रित नहीं हो पाया, उतने ज्यादा समृद्ध नहीं हो पाए, उतने ज्यादा उनके पास धन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों समुदायों में जो है तनातनी होगी। इन दोनों समुदायों में जो यहां पर तनातनी देखने को मिलेगी 1950 से 1960 के बीच में। तो ये दिक्कत वाली बात थी, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण है हमारा श्रीलंका का। अब श्रीलंका की बात करो तो कहां पर है सर, तो ये एक आप बोल सकते हो एक द्वीपीय देश है ना, एक द्वीपीय देश है, मतलब एक आइलैंड नेशन है। कहां पर आता है, तो भारत से दक्षिण ओर जाओगे आप, तमिलनाडु से कुछ ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। और एक हमारा एक आप बोल सकते हो पड़ोसी मुल्क भी है। चलिए सर, यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी वही सीन था। यहां की भी जो जाति बनावट जो थी बहुत ज्यादा जटिल थी। अब यहां पर अगर हम बात करें यहां पर बहुसंख्यक कौन थे, तो यहां पर
74% जो लोग थे ये सनाला लोग थे, सिनिली भाषा बोलते थे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। बहुत सारे जो लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते थे और आप देखो बौद्ध धर्म को मानते हैं, एक्चुअली थे क्या हैं, ठीक है। अच्छा 74% ये लोग हैं। 18% की बात करूं तो 18% तमिल लोग हैं यहाँ पर। मतलब कितना हो गया, मतलब 92% जो लोग हैं इसमें आपके सिंहली आ जाते हैं और आप देखोगे तमिल आ जाते हैं। अच्छा तमिलों की अगर मैं बात करूं 18% में, तो इसमें से आप देखोगे 13% जो लोग हैं वो श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। और वहीं मैं बात करूं 5% जो लोग हैं भारतीय तमिल हैं, यानी कि जो भारत से तमिलनाडु यहां पर भारत से श्रीलंका में आ गए थे। क्लियर हुआ। चलिए तो ये ऐसी कुछ बनावट देखने को मिलती है। तो 13 और 5% ये हो गए 18%। आप कहोगे सर बचे हुए 8%, तो 8% में से आप देखोगे 7% जो है वो ईसाई धर्म को मानते हैं और 1% जो लोग हैं वो किसी अन्य समुदाय से बिलोंग करते होंगे, कोई अन्य भाषा बोलते होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ जो यहाँ पर जाति बनावट देखने को मिलता है। अच्छा अब दिक्कत क्या हुई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में क्या देखने को मिला, श्रीलंका में एक बहुसंख्यकवाद देखने को मिला। सर पहले ये तो बता दो कि बहुसंख्यकवाद होता क्या है, बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है। तो देखो बहुसंख्यकवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत आप देखोगे कोई भी एक देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो क्या करते हैं, वो जो है अल्पसंख्यक लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवश्यकताओं उनकी इच्छाओं की अवहेलना करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद, है ना। ये बहुत गलत होता है, ये किसी भी देश में जो है गृहयुद्ध करवा सकता है कि आप उस देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो लोग कम है, उनकी बिल्कुल भी आप इज्जत कर ही नहीं रहे हो, बहुत गलत है। और यही कहा हुआ ये हुआ भाई श्रीलंका में, यही गलती कर दी श्रीलंका वालों ने। अब श्रीलंका की मैं कहानी की बात करूं तो 1948 में, यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ उसके 1 साल बाद इनको आजादी मिली। और आप देखोगे क्योंकि यहां पर सेंली समुदाय जो था वो बहुसंख्यक था, तो इन्होंने अपनी सरकार बना ली। ज्यादा संख्या में लोग थे तो कहने को तो ये भी लोकतांत्रिक था, बट हाँ हुआ क्या कि जो ज्यादा लोग थे इन्होंने ही अपनी सरकार बनाई। दिक्कत ये हुई कि इन्होंने कुछ गलत कदम उठाए। पहले गलत कदम क्या उठाया इन्होंने एकमात्र सेंली भाषा को ही एकमात्र देश की राष्ट्र भाषा या फिर राजभाषा जो है घोषित कर दिया। अब इससे दिक्कत किसको होगी तुम बताओ, जो तमिल लोग हैं उनको दिक्कत होगी या नहीं होगी कि तुमने सिर्फ एक भाषा को ही जो है राजभाषा घोषित किया। हमारे भारत में तो ऐसा है नहीं कि हमारे भारत में किसी एक भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। आप देखना यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे वही सीन हुआ। और तो और, है ना, मतलब और तो और क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालय जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो उसमें जो है सेंली भाषा को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, सेंली भाषा बोलने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये बहुत गलत हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल जो थे इनको क्या मिला, श्रीलंकाई तमिल जो है, श्रीलंकाई तमिल, है ना, इनकी मांग क्या थी, गुस्सा हो गया भाई, ऑब्वियसली बात है गुस्सा होंगे। अब आप देखोगे इन्होंने खुद की अलग अलग पार्टियां बना ली और इन्होंने अपनी खुद की मांग रखनी शुरू की कि भैया पहली बात ऐसी है कि देखो हमारी जो तमिल भाषा है इसको भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तुमने जैसे सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है वैसी तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। इनकी डिमांड दूसरी क्या थी, क्षेत्रीय स्वायत्ता, मतलब जहां पर तमिल लोग ज्यादा रहते हैं उनको वहां पर क्या होनी चाहिए, क्षेत्रीय स्वायत्ता होनी चाहिए। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो भी निर्णय लिए जाने वो तमिल ही लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए बहुत ही बात, लोकल ऑटोनॉमी बोलते हैं इसको। चलिए, और इनको जो है शिक्षा और रोजगार में भी क्या चाहिए, समानता चाहिए, मतलब इनको भी क्या चाहिए, इनको भी प्राथमिकता चाहिए। तो ये डिमांड थी। फिर बाद में क्या हुआ आप देखोगे 1980 के दशक तक जाते जाते आप देखोगे जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका जो है यहां पर एक स्वतंत्र तमिल ईलम की डिमांड उठी, मतलब हमको जो है एक अलग तमिल देश बनाना। यहां पर सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि यहां पर अब जो तमिल लोग जो हैं वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, तमिल ईलम की मांग कर रहे हैं, मतलब एक अलग देश चाहिए इनको। ये बहुत बेकार हुआ यहां पर। चलिए बस, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, एक गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई। अब सोच के देखो यहां पर भी सत्ता की साझेदारी हुई होती तो कितना अच्छा होता। अच्छा अब आप कहोगे सर बेल्जियम में क्या किया, तो बेल्जियम ने समझदारी का काम किया। बेल्जियम ने सिचुएशन को देखा और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने अपनी सरकार को 4 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने अपनी सरकार को 4 हिस्सों में बांट दिया, केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार। और यहां पर आप बोल सकते हो कि इनकी जो राजधानी है उसमें एक अलग सरकार बनेगी। 4 हिस्सों में इन्होंने अलग अलग जो अपनी सरकार को बांट दिया। 1970 से 93 के बीच में इन्होंने अपने संविधान को और बेहतर बनाने के लिए संविधान में 4 बार नियम में बदलाव किए, 4 बार संविधान को बदला अपना, ताकि एक अच्छा और बेहतर संविधान निकल के आ सके। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने किया ये कि भाई जो केंद्रीय सरकार जो होगी, केंद्रीय सरकार जो है उसमें डच और फ्रेंच के जो फ्रेंच भाषी जो लोग होंगे ये बराबर होंगे, है ना। डच और फ्रेंच भाषी जो लोग होंगे बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय सरकार की, मैं बात करूं तो आप देखोगे कि यहां पर केंद्र सरकार जो होगी वो अपनी कुछ पावर जो है, कुछ ताकत जो है किसको देगी भाई, तो वो राज्य सरकार को देगी। समझ में आया, यानी कि केंद्र सरकार जो है ये सारी पावर, सारी सत्ता अपने हाथ में नहीं रखेगी, ये राज्य सरकारों को या फिर क्षेत्रीय सरकार को भी जो है कुछ पावर देगी। समझ में आया, कुछ ताकत देगी। उसके अलावा आप देखोगे एक सामुदायिक सरकार भी बनी, मतलब जो भी संस्कृति है, शिक्षा है, भाषा जो है, इससे संबंधित एक अलग सरकार जो है बनेगी। जो आप बोल सकते हो डच, फ्रेंच और जर्मन जो बोलते हैं लोग, ये अलग अपनी एक सरकार बनाएंगे, सामुदायिक सरकार, जो शिक्षा, संस्कृत, भाषा संबंधित जो है चीजों को देखेगी। प्लस हम बात करें इनकी जो राजधानी है ना, इनकी जो राजधानी है, जहां पर क्या था, जहां पर जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक थे, मतलब फ्रेंच लोग जो है वो बहुसंख्यक है। यहां पर एक अलग सरकार बनेगी और उसमें भी क्या होगा, उसमें भी होगा ये कि जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं बराबर होंगे। समझे, आप सोच के देखो इनकी जो सरकार है,
अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो डच लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनकी अगर कैपिटल की बात करें तो वहां पर फ्रेंच लोग ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि भाई देखो सबका प्रतिनिधित्व जो होगा वो बराबर होगा, सब डच और फ्रेंच इनके राजधानी में भी बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहां पर सवाल आता है सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। तो यहां पे पहला पॉइंट दिया गया है, देखो ऐसा है कि भाई सत्ता की साझेदारी जब होती है तो यहां पर किसी भी है ना, यहाँ पर जो टकराव के आसार जो है कम हो जाते हैं, मतलब जो लोग हैं, जो ग्रुप जो होते हैं, उनके बीच में टकराव नहीं होते। अगर मैं दूसरे की बात करूं, है ना, सत्ता की साझेदारी जो है यहाँ पर बोला जाता है लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब सोच के देखो, आज सोच के देखो, अगर मैं बोलूं तुमसे कि भाई एक लोकतंत्र ऐसा है जहां पर किसी एक के हाथ में ताकत है, तो आप क्या उसको लोकतंत्र बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि एक लोकतंत्र की पहचान ही यही होती है कि वहां पर सत्ता की साझेदारी होती है, वहां पर किसी एक के हाथ में जो है ताकत नहीं होती। तीसरी चीज ये है कि भाई देखो, लोकतंत्र का मतलब ही क्या क्या होता है कि भाई जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा हो, क्योंकि लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ऐसे ही बनती है। लोकतंत्र की जब बात होती है तो बात शुरू ही यहीं से होती है, सत्ता की साझेदारी से, किसी एक के हाथ में ताकत नहीं होगी, है ना। अब जो है ये आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है भाई? तीन रूप है। एक तो उसका है देखो क्षैतिज वितरण, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्षैतिज वितरण में क्या होता है, तो भाई शासन के विभिन्न अंगों के बीच में एक समान स्तर पर जो है सत्ता का बंटवारा होता है, ताकि कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो आप देखोगे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन तीनों के बीच में एक ही स्तर पर जो है क्या है, सत्ता का बंटवारा है। और ये क्या करते हैं भाई, ये करते हैं भाई, जो विधायिका का काम होता है नियम बनाना, कार्यपालिका का काम होता है नियमों को लागू करवाना, और अगर उन नियमों को कोई तोड़ता है तो यहां पर सजा देने का काम किसका होता है? न्याय व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका होता है? तो न्यायपालिका का होता है। अब ये तीनों जो है एक ही स्तर पर है, ये अलग अलग अंग है, एक ही स्तर पर है, और ये एक दूसरे पर क्या रखते हैं? चेक एंड बैलेंस रखते हैं। मतलब ये देखते हैं कि कोई अपनी सत्ता का या फिर अपनी कोई ताकत का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, है ना। तो ये तीनों अपने ऊपर जो है एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है ऊर्ध्ववाद वितरण, इसको हम बोलते हैं, इसको हम संघीय व्यवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं उनको अलग अलग स्तर का बंटवारा होता है। मतलब आप देखोगे केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और फिर आप देखोगे स्थानीय सरकार होती है। तो आप देखोगे सरकार की जो ताकत है, या फिर आप बोल सकते हो सत्ता की जो ताकत है, उसको अलग अलग स्तर पर जो है बांट दिया जाता है। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है भाई जो दबाव समूह जो होते हैं, है ना। तीसरे की हम बात करें, सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में होता है। जैसे हम बात करें बेल्जियम में, आपने क्या देखा? सामुदायिक सरकार देखी। तो खैर हमारे भारत में जो है ऐसा कोई समूह नहीं है, ऐसी कोई सरकार नहीं बनती, लेकिन आप बेल्जियम में देखोगे और बहुत जगह देखोगे, वहां पर क्या होता है, अलग अलग जो सरकारें हैं, मतलब अलग अलग जो समुदाय है, उनकी जो संस्कृति है उसका ध्यान में रखते हुए आप देखोगे अलग अलग सामाजिक समूह मिलेंगे आपको, अलग अलग आपको सामुदायिक सरकार मिलेंगी वहां पर। भारत में खैर ये नहीं है। और चौथा क्या है भाई? चौथा ये है कि अलग अलग जो दबाव समूह जो होते हैं और जो अलग अलग आंदोलन किए जाते हैं, वो भी एक तरीके के क्या है, वो भी एक तरीके की उनसे भी सत्ता की साझेदारी हो रही है। जैसे हम बात करें, आप देखोगे ना कि जैसे मीडिया वाले हो गए, मीडिया वाले भी, है ना, ट्रेड यूनियन हो गया, अलग अलग ट्रेड यूनियन, जैसे किसान का ट्रेड यूनियन हो गया, अभी आपने देखा था किसानों के आंदोलन हुए। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके के जो दबाव समूह जो होते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो ये भी क्या है, इनके बीच भी जो है आप बोल सकते हो कि एक तरीके की सत्ता की साझेदारी होती है। क्लियर हुआ। तो यहां पर सत्ता की साझेदारी के इतने सारे आपको जो है अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, और यहीं पर हमारा चैप्टर जो होगा आप समाप्त। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, चले तो बाय बाय, टेक केयर।